आ जाओ 17 नंबर में। On 31st March 2023, RST Limited has a balance of 65,000 in general reserve, rupees 50,000 in debenture redemption reserve, rupees 35,000 in securities premium account. The company incurred a loss of 16,000 during the accounting year 22-23. Preliminary expenses not written off till 31st 3 2013 rupees 23 होगा, ठीक है ना, 23 रुपीज़ 7,000। तो सारा तो अपना रिजर्व का ही दिया हुआ है यहाँ पे, तो है कि नहीं। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखो पहले नोट्स टू अकाउंट में आ जाएगा। शेयर कैपिटल में कुछ भी नहीं है, ठीक है, जीरो आ जाएगा यहाँ पे, कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा शेयर कैपिटल का दिया हुआ है क्या, कितना है, अच्छा ये रहा। द कंपनी हैड ए पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 8 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 8 लाख रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग क्या लिखेगा, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, उससे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करेगा, क्योंकि वो हम लोग तुम लोग को बताया था ना कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूसेज क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकता है। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए भी वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो उससे माइनस करके ये 28,000 रुपया आ गया, ठीक है। जनरल रिजर्व में कितना दिया हुआ है, 65,000, और पीएल में क्या लॉस कितना दिया हुआ है, 16,000, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, तो 50 + 28 हो गया 6, और प्लस 65 माइनस 16,000, 1,27,000 आ जाएगा, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में हम लोग लिखिएगा 8 लाख रुपया, रिजर्व एंड सरप्लस में लिखिएगा 1,27,000, ठीक है। ज्योति लिमिटेड है क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2 लाख ऑन रिजर्व एंड सरप्लस एंड द बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 1/4/2022 इट अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 5 लाख फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2023। आइटम्स ऑन द बैलेंस शीट अकम्पनिंग नोट्स टू अकाउंट। अच्छा कितना आएगा, एक तो 2 लाख और 5 लाख, 7 लाख रुपये आएगा। लॉस तो दिया नहीं, लॉस देने से माइनस हो जाता, बट यहाँ पे प्रॉफिट बोला है ना, कितना 5 लाख का। ऑलरेडी रिजर्व में सरप्लस में कितना है 2 लाख, और ये 5 लाख ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 लाख रुपया हो जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में 7 लाख। अच्छा लास्ट ईयर कितना था, 2 लाख, ठीक है ना। साइनिंग लिमिटेड है द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2022। जनरल रिजर्व में 3,40,000, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस में है 2,20,000। प्रॉफिट है कि लॉस है, ये प्रॉफिट है, ठीक है ना। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी इंकर्ड अ लॉस ऑफ 3,80,000। सो दीज आइटम्स ऑन द बैलेंस शीट। अच्छा ये जो बैलेंसेस बोला है ना, ये 1 अप्रैल 2022 ओपनिंग, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग हुआ ना वो है। और इस साल जो लॉस हो गया कितना, 3,80,000। अच्छा लास्ट ईयर इतना आएगा 3,40,000 और 2,20,000 आ जाएगा, ठीक है, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट में। हाँ प्लस ओके, ठीक है। अच्छा 5,60,000 में 3,80,000 का इस साल लॉस है, तो बचा कितना, 1,80,000 इस साल, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे लिखेगा, जनरल रिजर्व में कितना है 3,40,000, बैलेंस और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग बैलेंस कितना है 220, इस बार लॉस कितना हो गया 380, तो नेट लॉस कितना हो गया 160, ये दोनों को प्लस माइनस किया 1,80,000 आ गया, ठीक है। Following the balances extracted from the books of Raman Limited on 1st March 2023, लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे आएगा बताओ, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड ₹10 लाख, हाँ। क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्रीज, बिल्स रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस 1,20,000 रिजर्व से माइनस में, ठीक है। शेयर कैपिटल में ही आएगा। 12% डिवेंचर 4 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक, संडी क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है, ठीक है। शेयर कैपिटल हम लोग बोल ही दिया 1,80,000 आ गया, ठीक है। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस 1,20,000, तो 1,20,000 यहाँ पे डेबिट बैलेंस लिखा बट नेगेटिव माइनस में लिखा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आ जाएगा 12% डिवेंचर 4 लाख का। करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग में शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक आ गया 1 लाख, ट्रेड पेबल संडी क्रेडिटर आ गया 50,000, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया 1 लाख रुपये 10,000 रुपये का, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लैंड एंड बिल्डिंग आ गया 10 लाख का। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड आ गया 10 लाख का। इन्वेंट्रीज क्लोजिंग स्टॉक आ गया 10,000, और ट्रेड रिसीवेबल में बिल्स रिसीवेबल आ गया 2,30,000, ठीक है। इजी है ये तो। बैलेंस शीट एज ऑन डिवीजन 2 कंपनीज एक्ट। 12% डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कॉल्स इन एडवांस
अदर करंट लाइबिलिटीज में डाल दें। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, सन्डी क्रेडिटर, ट्रेड पेबल, बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, अदर लाइबिलिटी। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आ गया, ट्रेड पेबल आ गया। ट्रेड पेबल में कितना 1,35,000 दिया हुआ है ना, ये रहा। सन्डी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल मिला के 1,35,000 आ गया। ठीक है, और अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या आ गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी और कॉल्स इन एडवांस 35,000 आ गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कितना आ गया, 1,10,000। ठीक है, अच्छा, द कंपनी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी प्रोपोज्ड डिविडेंड ऑफ, इसमें भी दो बात है, एक बात ध्यान रखना, दो टाइप का डिविडेंड होता है, एक डिक्लेयर्ड, एक प्रोपोज्ड। डिक्लेयर मतलब कंपनी डिक्लेयर कर दिया कि डिविडेंड देगा, तो वो लाइबिलिटीज़ कहलाया जाएगा जब तक दिया नहीं है। ठीक है, जैसे एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी ने डिसाइड कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि वो लोग को डिविडेंड देना है, तो वो लाइबिलिटीज़ अंटिल इट इज़ पेड। प्रोपोज मतलब अभी तक प्रोपोज किया है, हाँ हुआ है कि नहीं, डिक्लेयर हुआ है कि, पहले प्रोपोजल जाता है कि डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, जब तक सब लोग सहमति नहीं हो जाता तब तक वो डिक्लेयर्ड नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है ना, तो प्रोपोज डिविडेंड एज ए नोट जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है ना, प्रोपोज डिविडेंड, द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी प्रोपोज्ड अ डिविडेंड ऑफ 65,000। ठीक है, proposed dividend is not regarded as a current liabilities before such dividend is sanctioned by the shareholders in the annual general meeting. The amount of dividend proposed to be distributed to equity share on preference shareholder for the period now shall be disclosed separately in a note. ठीक है ना, हाँ नोट्स में जाएगा, बैलेंस शीट में नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक लाइबिलिटी हुआ ही नहीं है, डिक्लेयर किया ही नहीं है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, पीपीई, पेटेंट, इंटेंजिबल एसेट, मैसनरी, पीपीई, रेलवे साइडिंग, रेलवे साइडिंग भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में चला जाएगा। गुडविल, इंटेंजिबल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंटेंजिबल, लाइफ स्टॉक, नहीं पीपीई में जाएगा। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या क्या, लैंड एंड बिल्डिंग, रेलवे साइडिंग, मैसनरी और लाइफ स्टॉक। इंटेंजिबल एसेट में ये सब आ गया। ठीक है, इसको कैसे लिखेगा हम लोग को, देखो जब इतना ही आता है तो हम लोग को लाइबिलिटी साइड का नहीं बनाना है, क्योंकि लाइबिलिटी साइड का कुछ भी दिया नहीं है, खाली एसेट लिखेगा, नॉन करंट एसेट इतना, और करंट एसेट भी नहीं लिखेगा क्योंकि कुछ दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है ना, खाली एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट का एक पार्ट बनाया है। ठीक है ना, सो द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट एज पर सन्ड्री डेटर, ट्रेड रिसीवेबल, ये भी ट्रेड रिसीवेबल, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, इन्वेंट्रीज, loose tools, inventories, cash in hand, cash and cash equivalent, check and draft in, cash and cash equivalent, marketable securities, हाँ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में, बैंक ओवरड्राफ्ट, हाँ ठीक है, इसको करंट लाइबिलिटीज में डाल देना। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट इन्वेस्टमेंट में आ गया 1,00,000 रुपया, करंट इन्वेस्टमेंट कौन सा आ गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज वाला। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, चेक इन हैंड, ये दोनों मिला के कितना हो गया, 50,000। ठीक है, तो कैश एंड, ठीक है ये गलत है, ये 50,000 होगा। ठीक है ना, 50,000, और क्या है, ये हो गया, ये हो गया, लूज टूल्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ये हो गया वर्क इन अपना इन्वेंट्रीज में 830। ठीक है ना, 830 हो गया ये वाला, और ये चला जाएगा ट्रेड रिसीवेबल में कितना, 5,20,000। ठीक है, और यहाँ पे ये जो चीज़ लिखेगा सीरियल वाइज लिखेगा, ये नहीं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऊपर लिख लिया उसको नीचे लिख लिया। ठीक है ना, तो 24 नंबर देख लिखा तुम लोग, शेयर कैपिटल में जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखा हुआ है, इन्वेंट्री लिखा हुआ है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस यहाँ से सिक्योरिटीज प्रीमियम से माइनस हो जाएगा, और प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो जाएगा, गुडविल इंटेंजिबल एसेट हो जाएगा। ठीक है, ये भी कर लेगा तुम लोग। 25 नंबर भी ये लॉस दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव बैलेंस दिखाएगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ये भी उसी के साथ माइनस में होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट्स। देखो रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नेगेटिव ये आया,
क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 1,20,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है तो पीएल से चला जाएगा, राइट ऑफ करेगा, ठीक है। और क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये इससे एडजस्ट हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल लिखा हुआ है, इन्वेंट्री लिखा हुआ है, ये करंट एसेट में जाएगा, ठीक है ना। टोटलिंग ऑफ बैलेंस शीट इज नॉट रिक्वायर्ड। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो एंटायरली राइट ऑफ करेगा इन विच दे ऑकर। इट शुड बी रिटर्न ऑफ फर्स्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड इन इट्स एब्सेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। ये भी कर लेगा 26 नंबर। प्लांट एंड मशीनरी, पीपी, शेयर्स इन यूबीएल, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड में ही आएगा, इन्वेंट्रीज में आ जाएगा। बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये तो नहीं, ये छोड़ दो एक बार, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व लिखा हुआ है, रिजर्व में जाएगा। यहाँ पे भी रिजर्व लिखा है, रिजर्व में जाएगा। 12% डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम SBI 5,000 शॉर्ट टर्म लोन में चला जाएगा, ठीक है ना। अदर का ये क्या बोलता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। और प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल, अनपेड डिविडेंड, यहाँ पे डिविडेंड आया अनपेड तो ये अदर करेंट लाइबिलिटीज में चला जाएगा, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सन्ड्री डेटर, ट्रेड रिसीवेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल, ठीक है। ये जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स 5,000, ये कहाँ से जाएगा, तुम लोगों ने जो डिवेंचर्स में करवाया था ना कि सबसे पहले किससे राइट ऑफ होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम से, फिर कैपिटल रिजर्व से, उसके बाद PL से, है कि नहीं, तो उसी से एडजस्ट होगा ये 5,000 रुपये, ठीक है ना। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, उससे माइनस होकर बाहर पे आके, ठीक है। पार्ट 2 फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पार्ट 1 तो बैलेंस शीट हो गया, पार्ट 2 प्रॉफिट एंड लॉस है। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग क्या कैसे बनाएगा, उसके लिए पहले हम लोग PL अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिखता है, बट सेल्स नहीं लिखेगा, लिखेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। ये अमाउंट आएगा यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे, ठीक है ना। फिर और क्या आएगा, परचेज, तो यहाँ पे आ जाएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा कुछ, और एक बार इग्नोर कर लो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ पे आएगा तो प्रॉफिट, हाँ GP आएगा, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, हम लोग क्या करेगा, पहले इस साइड का टोटल करेगा, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेगा ओपनिंग स्टॉक माइनस करेगा परचेज, तब जाके मेरा ये ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेगा, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेज, ये लिखेगा, ठीक है। सेल्स ये हो गया अपना इनकम, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे लिख लो, हाँ इसको ऐसे भी लिख सकता है, सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो माइनस कॉमन लिया तो माइनस इंटू ओपनिंग स्टॉक, माइनस ओपनिंग स्टॉक हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, है कि नहीं। तो सेल्स हो गया अपना इनकम, इसको बोलेगा अपना चेंजेस इन इन्वेंट्री, ठीक है। और ये परचेज का परचेज हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब एक्सपेंसेस हो गया, सिंपल सा बात है, परचेज एक्सपेंस ही अपना। तो चेंजेस इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये प्लस में भी हो सकता है या माइनस में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है क्लोजिंग स्टॉक कम है तो प्लस में आंसर आएगा, और ओपनिंग स्टॉक कम है क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, सेल्स को हम लोग पहले इनकम में लिख लिया है, यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख लिया। अदर इनकम कहाँ से आया, देखो अदर इनकम यहाँ से आएगा, इसके नीचे फिर यहाँ पे PL अकाउंट बनेगा, है ना।
यहाँ पे हम लोग अदर इनकम लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग एक्सपेंसेस लिखता है सारा, फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट निकलता है कि नहीं निकलता है। तो हम लोग क्या किया यहाँ पे, बस ये सेल्स को ऐड किया और अदर इनकम को एक बार ऐड कर लिया, इनकम सारा एक बार में ले लिया, ठीक है। ये भी इनकम ऐड कर लिया, ये इनडायरेक्ट इनकम हो गया, ठीक है ना। तो टोटल रेवेन्यू आ गया यहाँ पे, ये दोनों को प्लस करने से 1 + 2 टोटल इनकम आ गया। अब हम लोग लिखिएगा सारा खर्चा। खर्चा में सबसे पहले क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग में आता है, ट्रेडिंग में नहीं आता, ठीक है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो हम लोग यहाँ पे ये परचेज जो लिखा था, ये वाला जो परचेज है, ठीक है, ये माइनस किया खर्चा में, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड माइनस किया। फिर हम लोग किया चेंजेस इन इन्वेंट्री। चेंजेस ऑफ इन्वेंट्री 2-3 तरह का हो गया, एक फिनिश्ड गुड्स का, एक वर्क इन प्रोग्रेस का, एक स्टॉक इन ट्रेड का, ठीक है ना। फिनिश्ड गुड्स मतलब फैक्ट्री वाला लोग जो गुड्स बनाता है तो वो एकदम रेडी हो गया बेचने के लिए, गोडाउन में जो पड़ा है तो हो गया फिनिश्ड गुड्स। वर्क इन प्रोग्रेस जो अभी प्रोसेसिंग में है, पैकिंग वोकिंग नहीं हुआ, ठीक है। और तीसरा हो गया स्टॉक इन ट्रेड, जो ट्रेडिंग करता है वो लोग के लिए क्या होगा, फिनिश्ड गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होगा, वो लोग के लिए क्या होगा, स्टॉक इन ट्रेड होगा। तो ये तीनों का चेंजेस आ गया, समझ गया। तो अपना ट्रेडिंग का सारा आइटम डाल दिया, सेल्स डाल दिया, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया, परचेज डाल दिया, है कि नहीं। अब जाओ अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में सबसे पहले तो मेन खर्चा होता है अपना सैलरीज का, तो पहले सैलरीज लिखिएगा, सैलरीज नहीं लिखिएगा उसको एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस लिखिएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा अपना फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट, बैंक से जो इंटरेस्ट लिए, बैंक से जो लोन लिया उस पर जो इंटरेस्ट दे रहा है, या डिवेंचर्स इशू जो किया उस पर जो हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो सब आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर आ जाएगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर उसके बाद अदर एक्सपेंसेस आ जाएगा यहाँ पे, जैसे जनरल एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो ये हो गया खर्चा, ये हो गया इनकम, और ये हो गया टोटल ऑफ एक्सपेंसेस। तो टोटल ऑफ इनकम माइनस करेगा टोटल ऑफ एक्सपेंसेस, तो अपना प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं, ठीक है, ये नहीं चाहिए। फिर आ जाएगा अपना प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से भी छोड़ दो नीचे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा कि टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट कितना है। फिर उसके बाद हम लोग टैक्स देगा, टैक्स में करंट और डिफर्ड आ गया, डिफर्ड भी नीचे, खाली करंट ईयर का टैक्स देख लो। टैक्स दे दिया, तो टैक्स देने के बाद क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द, ये भी नहीं चाहिए अपने को, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद टैक्स दे दिया तो अपना क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स। हम लोग का टैक्स कितना आ गया, मतलब टैक्स देने के बाद प्रॉफिट कितना आया है, ठीक है, वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा अपना। फिर ये भी नीचे छोड़ दो, समझ गया पीएल का पूरा मेथड। बहुत कुछ आइटम है तुम लोग को नीचे, जो बेसिक मेन आइटम्स है वो तुम लोग को बता दिया है, ठीक है ना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, रेवेन्यू बाय सेल ऑफ सर्विसेज, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू लेस एक्साइज ड्यूटी। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या आ जाता है, जैसे मान लो कि तुम लोग सर्विस सेंटर में जाता गाड़ी या किसी चीज़ का सर्विसिंग करवाने, एक तो क्या वो लोग नया पार्ट्स लगाता है, तो वो पार्ट्स वो लोग बेच रहा है ना, एक तो कंपनी से खरीद रहा है फिर वो लोग बेच रहा है, तो पार्ट्स का तो वैल्यू वो ले गई है कि नहीं, प्लस वो लोग सर्विसिंग का भी चार्ज करता है ना, तो सर्विसिंग में तो गुड्स नहीं दे रहा है, वो लोग अपना सर्विस का चार्ज कर रहा है, तो यही चीज़ सेल्स में भी आ जाएगा। सेल फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम सेल फ्रॉम प्रोडक्ट्स और रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विस, ठीक है ना। अदर इनकम में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या आ जाएगा, सैलरीज, पीएफ में जो पैसा दिया वो, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस सच एज कैंटीन एक्सपेंसेस, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज, बोरोइंग चार्ज, नेट गेन और लॉस, ये नहीं चाहिए छोड़ दो, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन अपने को पता ही है, state various heads and as stated in the statement of profit and loss as per division 1 under which the following items will be shown, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। सेल ऑफ स्क्रैप, अदर इनकम, इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट, फाइनेंस कॉस्ट, डिविडेंड रिसीव्ड, अदर इनकम, स्टाफ एंड सैलरी एंड स्टाफ अलाउंस, बेनिफिट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, अदर एक्सपेंसेस, ठीक है।
एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, नहीं ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जाएगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस क्या होता है ना कि तुम लोग एक एंटरटेनमेंट टैक्स भी लगता है, तुम लोग कोई कंपनी काम करेगा ना तो तुम लोग का प्रोफेशनल टैक्स भी कटता है, एंटरटेनमेंट टैक्स भी कटता है, ठीक है, तो ये एम्प्लॉय बेनिफिट में जाएगा। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अदर इनकम, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अदर इनकम, और इंटरेस्ट एंड अदर इनकम, ठीक है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फाइनेंस कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट, अदर इनकम, अदर एक्सपेंसेस, अदर इनकम, ठीक है। सेल्स किस में आ जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा, डिविडेंड रिसीव्ड अदर इनकम में आ जाएगा, बोनस टू स्टाफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड अदर एक्सपेंसेस, इंटरनेट एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस, गुडविल एमोटाइज डेप्रिसिएशन एंड अमोटाइजेशन में, रॉ मटेरियल्स परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, ठीक है, डेप्रिसिएशन एंड अमोटाइजेशन में, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अदर एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस अदर एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। तो ये वाला भी देख लेगा 28 नंबर, इजी है, घर पे देख लेना। 29 नंबर, ठीक है, 29 नंबर में क्या है, सेल्स दिया कितना 2,22,00,000, सेल्स रिटर्न 90,000, ये माइनस करके आएगा, ठीक है ना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लिखेगा सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, बाहर होके नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, ठीक है। सेल ऑफ स्क्रैप अदर इनकम, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000, ये भी अदर इनकम। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट फाइनेंस कॉस्ट, डिविडेंड रिसीव्ड अदर इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, ये कहाँ आएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर ₹12,000, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, अगर खाली इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रहता ना तो फाइनेंस कॉस्ट में जाता। यहाँ पे क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब हम लोग दूसरा कंपनी का, मतलब एक कंपनी दूसरा कंपनी का डिवेंचर्स लेके रखा है तो उसको तो वैसा बात है, इंटरेस्ट तो मिलेगा ही ना, ठीक है ना। तो ये आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसके बाद अदर इनकम में सारा यहाँ पे डाल दिया, ठीक है ना। तो टोटल रेवेन्यू कितना आ गया। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होगा, फॉर्मूला याद है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या होगा, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका सिंपल सा फार्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, या माइनस कुछ अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो भी। तो यहाँ पे भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा, कितना कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है। अच्छा मटेरियल को मान लो चॉकलेट, तुम्हारे पास स्टार्टिंग में 10 चॉकलेट है, तुम और परचेज कर लिया 20, अब कितना हो गया 30, ठीक है, लास्ट में जाके तुम्हारे पास बचा है 5, तो तुम खाया कितना, कंज्यूम कितना किया 25, ठीक है। तो वही चीज़ है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स कितना है 10 प्लस परचेज हम लोग कितना किया 20, उसमें से माइनस परचेज रिटर्न भी हो जाएगा अगर है तो, ठीक है। मान के चलो अपना परचेज रिटर्न कुछ भी नहीं है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री -5, तुम्हारे पास 10 चॉकलेट था 20 और खरीद लिया और लास्ट में जाके 5 बचा है तो तुम खाया कितना 25, ठीक है। थर्टी नंबर, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल ऑन 1 अप्रैल 2022 2,40,000, ये क्या हो गया ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस। परचेज ऑफ मटेरियल ये क्या हो गया, परचेज हो गया, ठीक है ना। रिटर्न ऑफ मटेरियल परचेज मतलब 12,70,000 जो परचेज किया उसमें 12,000 रिटर्न कर दिया। स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट यूज कितना 4,500, लुब्रिकेंट परचेज कितना है 3,200 और इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल कितना है 3,20,000। तो हम लोग क्या लिखेगा 2,40,000 ओपनिंग स्टॉक, परचेज से परचेज रिटर्न माइनस होकर बाहर आ गया, लेस क्लोजिंग स्टॉक किया 3,20,000, तो कितना कंज्यूम्ड हो गया 11,78,000, ठीक है। चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, ये दो हो गया अपना मैन्युफैक्चरिंग के लिए और ये हो गया ट्रेडिंग के लिए, ठीक है ना। तो चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड मींस डिफरेंस बिटवीन द ओपनिंग स्टॉक ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, ये तीनों का ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग वैल्यूज ऑफ दीज आइटम्स, ठीक है। मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स
माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, जो वैल्यू आएगा वो चेंजेस इन इन्वेंट्री होगा। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, जो भी आएगा ये चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस होगा। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अरे ये तीनों अलग अलग आइटम है, फिनिश्ड गुड्स अलग आइटम है, वर्क इन प्रोग्रेस अलग आइटम है और स्टॉक इन ट्रेड अलग आइटम है। मान लो कि मेरा शुगर बनाने का फैक्ट्री है, ठीक है, शुगर कहाँ से बनेगा, शुगर किस चीज़ से बनता है, शुगर कैन से बनता है, सिंपल सा बात है, ठीक है, शुगर कैन बन गया। अब मेरे पास क्या है, पहला बात तो हम शुगर कैन को डाल दिया मशीन में और मशीन से डालने के बाद बन गया शुगर, ठीक है, शुगर बना लिया, ठीक है, एक जगह जमा है, शुगर आके जमा होगा एक जगह। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेगा, उसको पैक करेगा किस में, बोरा के अंदर, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो ये हो गया अपना वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ, शुगर बन के रेडी हो चुका, ठीक है, बट अभी तक उसका पैकिंग नहीं हुआ है, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस में हो गया। दूसरा, हम लोग उसको बस्ता में पैकिंग कर दिया, ये हो गया फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स होने के बाद ही हम लोग बाजार में बेच सकेगा। शुगर ऐसे हम लोग हाथ में जो बन के निकला है फैक्ट्री से तो नीचे पड़ा रहता है, तो उसको उठा के हम लोग बेच सकते हैं, नहीं बेच सकता ना, जब तक उसको पैकिंग नहीं करेगा तब तक वो बेचेगा नहीं ना। तो जब तक वो पड़ा है वहाँ पे पैक नहीं हुआ है तब तक वो वर्क इन प्रोग्रेस में है, और जब पैक होके रेडी होके फिर हम लोग गोडाउन में रख दिया, अब डिलीवरी बस खाली डिलीवरी करना है उसका, तब तक वो कहलाएगा उसको फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। और स्टॉक इन ट्रेड किसका आएगा, अब ये मान लो ये प्रोडक्ट गया किसी एक रिटेलर के पास, ठीक है, मान लो कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास चला गया, तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास तो वो तो देखो वो तो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, वो तो खरीद रहा है डायरेक्ट। अब उसके गोडाउन में जो पड़ा है उसको बोलेगा स्टॉक इन ट्रेड, समझ गया। अब तीनों चीज का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक रह सकता है ना, कि अपना जो वर्क इन प्रोग्रेस है, शुगर जो बन के रेडी हुआ है बट लेकिन फ्लोर में जो पड़ा है, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में उसका कुछ वेट रहेगा और एट द एंड ऑफ द ईयर में कुछ अलग वेट रहेगा, ठीक है, क्योंकि बीच में हम लोग उसको पैकिंग भी किया, बेचा भी, ठीक है। तो इसका ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों रहेगा। फिनिश्ड गुड्स का भी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक रह सकता है, और स्टॉक इन ट्रेड का भी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक रह सकता है। तो वो तीनों को माइनस करने से अपना क्या आ जाएगा, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। समझ गया। अब देखो पहला फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक और उसको माइनस करेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये दोनों को माइनस करेगा तो आ जाएगा चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिर ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये दोनों को माइनस करेगा तो क्या आएगा, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। और रॉ मटेरियल्स का ओपनिंग स्टॉक को रॉ मटेरियल्स का क्लोजिंग स्टॉक से माइनस करेगा तो क्या आ जाएगा, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स या स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है ना। From the following information, prepare notes to account and determine the amount to be shown in the statement of profit and loss. Again, changes in inventory of finished goods, work in progress and cost of material consumed. ठीक है ना। अब देख लो फिनिश्ड गुड्स क्या है, ओपनिंग कौन सा हो गया, हाँ ओपनिंग ये हो गया, क्लोजिंग ये हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग ये हो गया, क्लोजिंग ये हो गया, स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स का ओपनिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक ये हो गया, परचेज इतना किया और रिटर्न्स इतना हुआ, ठीक है। रॉ मटेरियल स्टार्टिंग में इतना था, लास्ट में इतना था, इतना परचेज किया और इतना रिटर्न हो गया, तो इससे कंज्यूम निकाल सकता ना, कितना कंज्यूम किया है, ठीक है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस किया तो चेंजेस इन इन्वेंट्री आ गया फिनिश्ड गुड्स का, और वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग माइनस किया तो चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस आ गया, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या आएगा, इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज से परचेज रिटर्न माइनस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो इतना कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न करके इतना बाहर आ गया और माइनस किया क्लोजिंग स्टॉक, तो कितना आ जाएगा 8,15,000, ठीक है। कोई डाउट लोकेश, शिवम, मेरा डाउट है।
इसमें स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स का ओपनिंग माइनस क्लोजिंग लेके वो क्यों नहीं किया चेंजेस इन इन्वेंट्री यहाँ पे? नहीं पता? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो सेल्स यहाँ पे आया और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आया, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आया, परचेज यहाँ पे आया और ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आया। सिंपल सा बात है। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग को कैसे निकालते हैं? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेज। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता है, सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक लिख सकता है। माइनस कॉमन ले लिया तो ये वाला माइनस हो गया और ये दोनों वाला प्लस हो गया। ये क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है कि नहीं है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक है कि नहीं? तो इसलिए वो वहाँ पे लिखा, क्योंकि ऑलरेडी ओपनिंग और स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के बीच में डिफरेंस तो कर ही लिया वो, तो वो वापस से क्यों करेगा? है कि नहीं? ऑलरेडी जब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के बीच में डिफरेंस कर ही लिया है तो वापस से क्यों करेगा? अरे ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिख ही लिया ना, प्लस माइनस तो हो ही रहा है ना। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो ये वाला होमवर्क कर लेना, ये भी तुम लोग कर लेना, 34 नंबर भी, ठीक है ना। इजी है, कुछ नहीं है इसमें, मतलब टैक्स देने के बाद ही तो प्रॉफिट साइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया ना, यहाँ से फिर 20% का साइड करेगा, समझ गया। आज एक बड़ा इलस्ट्रेशन कर लेता है, ये वाला लास्ट है, ठीक है। 35 नंबर। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ FSR लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023। ओपनिंग इन्वेंटरी दिया हुआ, परचेज रिटर्न दिया हुआ, परचेज एंड सेल्स दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कैरिज इनवर्ड इन्वेस्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट ऑन बाईबैक ऑफ शेयर, प्रीपेड टैक्स, ऑडिटर फीस, मैनेजिंग डायरेक्टर कमीशन, स्टेटमेंट ऑफ PL, लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है ये, ठीक है ना। डिविडेंड पेड, शेयर कैपिटल, डेटर क्रेडिटर, क्रेन एंड लिफ्ट मशीन, कैश विथ ICICI बैंक, जनरल रिजर्व, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पेटेंट राइट, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, ठीक है। बैंक बैलेंस हो कैनरा बैंक करना ना, ठीक है, कर देगा नेक्स्ट क्लास में। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना है अपने को, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, ठीक है ना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या आएगा? सेल्स आएगा। कौन सा कहाँ हो गया? सेल्स 3,40,000 सेल्स लिखा। अदर इनकम कुछ है क्या? देख लो यहाँ पे। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना है? 3,000, ठीक है। और क्या है? ये तो बैलेंस शीट में जाएगा, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, डेटर क्रेडिटर ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में जाएगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी बैलेंस शीट में जाएगा, बस ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। अपना दो ही है, एक 3,000 और 3,40,000, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख दिया, अदर इनकम लिख दिया, टोटल इनकम अपना ये हो गया, ठीक है। अब इस केस में वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह कुछ भी नहीं है, बस खाली परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, ठीक है। अच्छा, परचेज से परचेज रिटर्न माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। परचेज कितना है? 245 माइनस 10,000 कितना हो गया? 2,40,000, ठीक है ना। अच्छा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 2,35,000 आ गया। फिर हम लोग ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेगा, चेंजेस इन इन्वेंट्री लिखेगा। चेंजेस इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 75,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है? 1,20,000, ठीक है। अच्छा, नीचे में और क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बनाना 12,000 का और राइट ऑफ 200 फ्रॉम पेटेंट, ठीक है ना। ये कहाँ चला जाएगा? एमोटाइजेशन में, डिप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस में, ठीक है ना। तो 75,000 माइनस 1,20,000 कितना हुआ? 25,000 और 20,000, 45,000 नेगेटिव में जाएगा, है ना, ठीक है ना। तो माइनस में लिखिएगा 45,000, समझ गया लोकेश? ठीक है ना, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मतलब क्या आ जाएगा? सैलरीज वगैरह, ठीक है। सैलरीज वगैरह कहाँ है? वेजेस 10,000, हाँ, मैनेजिंग डायरेक्टर कमीशन, ठीक है, 4,000, ये दोनों मिला के 14,000 आ जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, ठीक है। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन ये 200 रुपये जो पेटेंट राइट ऑफ किया था वो, और अदर एक्सपेंसेस बाकी सब डाल देना। अदर एक्सपेंसेस में क्या आएगा? कितना है अदर एक्सपेंसेस यहाँ पे? 31,500, ठीक है ना।
तो क्या क्या आएगा उसमें देख लो, कैरियज इनवर्ड, एडवर्टाइजमेंट ऑन बाईबैक ऑफ शेयर, ऑडिटर फीस और प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस 31,500 इतना आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब इसको माइनस करेगा तो अपना, अब इसको टोटल कर लिया, ये इतना को टोटल कर लिया तो कितना है 2,35,700। तो ये प्रॉफिट है, ये एक्सपेंसेस है, माइनस किया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट। टैक्स कितना बोला, 12,000 का बोला है प्रोविजन बनाने के लिए, 12,000 का प्रोविजन बना लिया तो आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा 95,300। ठीक है, अब पीएल तो बन गया, बैलेंस शीट बनाएगा हम लोग। शेयर कैपिटल में 1 लाख रुपये दिया हुआ ही है। रिजर्व एंड सरप्लस में कितना आएगा देखो, रिजर्व एंड सरप्लस में ये 95,300 तो है ही है इस साल का, और लास्ट ईयर का 15,000, और जनरल रिजर्व का है 8,000, 15,000, 8,000 और 95,300। ठीक है ना, जनरल रिजर्व 15,000, 95,300। अच्छा, डिविडेंड भी पे किया हुआ है हम लोग, तो डिविडेंड पे उतना से माइनस हो जाएगा, रिजर्व से पेमेंट होगा, माइनस करके 1,09,300 आ गया। ठीक है, और ये हो गया ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दिया हुआ ही है, दोनों आएगा। ठीक है ना, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। ठीक है ना, अदर करंट लाइबिलिटीज 7,500। देखो ट्रेड पेबल में क्या आ गया, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आ गया। अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या आ गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आ गया। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आ जाएगा, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, टैक्स अभी तक पे नहीं किया, करंट ईयर में पे होगा। ठीक है ना, लास्ट ईयर का ये भी आ गया शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ये क्या आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एक तो क्रेन था, है ना, 29,000 क्रेन लिफ्टिंग मशीन। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट में दिया हुआ ही है, गुडविल कितना है, पेटेंट कितना है 4,800 और 200 रुपये राइट ऑफ कर दिया तो कितना हो गया 4,600। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट में आ गया 4,600। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या आएगा, ये नहीं है। डेटर क्रेडिटर्स, एड डिविडेंड, मैनेजर कमीशन, ऑडिटर फीस, प्रीपेड, एडवर्टाइजमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है 17,000। ठीक है, और तो कुछ नहीं है, तो 17,000 अपना जाएगा इनकम फ्रॉम ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में 17,000। ठीक है, इन्वेंट्रीज क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 दिया हुआ ही था नीचे एडजस्टमेंट में। ट्रेड रिसीवेबल डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल 32,500 आ गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैंक विथ ICICI बैंक वाला दिया हुआ ही था 42,600, और बाकी जो हुआ अदर करंट एसेट में डाल दिया। ठीक है, ये सब आएगा नहीं। तुम लोग बस खाली एक चीज़ ध्यान रखना, जो ब्लैंक बैलेंस शीट है, ठीक है ना, वो पूरा अच्छा से याद करना, वो आएगा 4 मार्क का, 99% चांस है आने का। ठीक है ना, चलो आज ख़त्म करता है इतना ये।